गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। ये इसका पार्ट 1 है और आज से हम ये नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन। हम ये जानते हैं कि जो जीवित प्राणी होते हैं वो अपने वंश की वृद्धि के लिए अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं और अपने ही समान नए जीव उत्पन्न करने की क्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें डीएनए और आरएनए जो होते हैं ये अपने समान पदार्थ बनाकर इस क्रिया को कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यहाँ यदि हम पैरामीशियम की बात करेंगे तो प्राणी जगत में रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ अधिकांश जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोन फाइलम के जो मेंबर होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन असेक्सुअल मेथड से ही होता है और सामान्यतः ये जो विधि होती है ये बाइनरी फिजन होती है। पैरामीशियम भी इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ट्रांसफर बाइनरी फिजन के से होता है। इसके अलावा इसमें कुछ अलग मेथड भी होते हैं जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, परंतु ये ट्रू सेक्सुअल मेथड नहीं है। इसमें कुछ मेथड हो सकते हैं जैसे कि कॉन्जुगेशन, एंडोमिक्सिस, ऑटोगेमी, साइटोगेमी या हेमिमिक्सिस। तो ये सारी विधियां हैं जिनके बारे में हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पैरामीशियम में बाइनरी फिजन के द्वारा होने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। बाइनरी फिजन अर्थात द्विखंडन इसे कहते हैं। बाइनरी फिजन या ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि है और ये विधि कब संपन्न होती है, पैरामीशियम इस विधि के द्वारा कब रिप्रोडक्शन करता है, ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है। यानी कि जब इसे पर्याप्त मात्रा में भोजन, उचित टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में इसको प्राप्त होती है, तब ये एनिमल द्विखंडन या बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। इट अकर्स ड्यूरिंग द फेवरेबल conditions when food is available in large quantities and the temperature is favorable. इसमें ये एक तरह का यूनिक असेक्सुअल प्रोसेस है जिसमें एक फुल्ली ग्रोन जो एनिमल है वो दो डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाता है और जब ये प्रोसेस शुरू होती है उससे पहले पैरामीशियम भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है और इसमें यदि हम चेंजेस देखें तो इसका शरीर लंबा हो जाता है और ये स्पिंडल आकार का हो जाता है। इस प्रोसेस में जो माइक्रो न्यूक्लियस होती है वो यहाँ पर डिवाइड होना स्टार्ट करती है बाय द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। इससे दो माइक्रो न्यूक्लियाई बनती है जो कि इस सेल के अपोजिट एंड तक पहुंचती है। साइमल्टेनियसली द मैक्रो न्यूक्लियस डिवाइड ट्रांसवर्सली, यानी कि ये ट्रांसफरली एक दरार के द्वारा इसमें बीच में एक दरार बनती है एंड बिकमिंग एलोंगेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड इन द मिडल, यानी कि एक दरार के द्वारा ये अमाइटोटिक विधि से दो भागों में बट जाता है। दो ओरल ग्रूव्स नई एक दोनों साइड में एक एक नई ओरल ग्रूव्स बनती है। एक जो होती है वन इन द इंटीरियर हाफ एंड द अदर इन द पोस्टीरियर हाफ, एक इसके इंटीरियर वाले पार्ट में और दूसरी पोस्टीरियर वाले पार्ट में। और दो ओरिजिनल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो होती है दोनों साइड में बची हुई रहती है जो कि पेरेंटल इंडिविजुअल से ही आती है।
और 2 नई कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स बाद में बनती है, और इस तरह से 2 नए बकल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो भी अपीयर हो जाते हैं, और बॉडी के मिडल से इसमें एक खांच बनना शुरू हो जाती है। Constriction furrows depend and ultimately the cytoplasm is completely divided, resulting in 2 daughter paramecia of equal size, each containing sets of cell organelles। यानी कि इस तरह से लास्ट में 2 डॉटर पैरामीशिया इसमें बन जाते हैं, जिसमें कि दोनों में कंप्लीट क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी उपस्थित होते हैं। यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो ये जो 2 डॉटर सेल्स होती है, इसमें जो एंटीरियर पार्ट से जो डॉटर पैरामीशिया बनता है वो प्रोटर, और जो पोस्टीरियर पार्ट से बनता है वो ओपिस्थे कहलाता है। सो दीज ग्रो टू फुल साइज एंड अगेन डिवाइड अकर्स बाय द फ्यूजन। इस तरह से ये फिर से वृद्धि करते हैं और ये फ्यूजन के द्वारा वापस डिवाइड होते हैं। इस प्रकार से जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है वो एक दिन में 2 या 3 बार डिवाइड हो जाता है, और एक बार की जो प्रोसेस होती है, एक बार में बाइनरी फिजन की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में 2 आवर्स लगते हैं। अब यदि इस प्रोसेस को हम इस चित्र में समझ सकते हैं, और अगर डिटेल में हम समझें कि ये जो बाइनरी फिजन है इससे किस प्रकार से एक जो पैरामीशियम है वो 2 पैरामीशियम में, ये 2 डॉटर पैरामीशियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है, इसमें जैसे शुरुआत में ये भोजन ग्रहण करना बंद कर लेता है और इसका आकार स्पिंडल का हो जाता है। ओरल ग्रूव इसके अंदर धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है। हम देखते हैं कि आगे चित्र में ओरल ग्रूव डिसअपेयरिंग यहाँ बता रखा है, बी में हम देख पा रहे हैं। मैक्रो न्यूक्लियस जो होते हैं वो अपने स्थान से दूर जा रहे हैं और ये आकार में लंबा होता जाता है, और ट्रांसफरली एक दरार के द्वारा ये अमाइटोटिक विधि से यहाँ पर 2 भागों में बट रहा है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं उनका विभाजन इसमें समान रूप से नहीं होता है। अगले आधे भाग में बकल एपरेटस, जिसमें कि वेस्टिब्यूल्स या बकल कैविटी है, वो सारे ऑर्गन रह जाते हैं, और इस अगले भाग को हमने प्रोटर कहा। नीचे वाले भाग में नया बकल एपरेटस बन जाता है, और ये इसका जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है इसे ओपिस्थे कहते हैं। काइनेटोसोम के द्वारा एक इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऊपर वाले भाग में बनती है, और दूसरी जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो नीचे वाले यानी कि पोस्टीरियर वाले भाग में बन जाती है। फिर ये एक फरो के द्वारा पैरामीशियम का जो शरीर है वो इसके मध्य भाग में एक दरार बनती है, जो कि ये धीरे धीरे गहरी होकर एनिमल को इस दिशा में 2 भागों में डिवाइड कर देती है। इस प्रकार से 2 डॉटर सेल्स या 2 डॉटर पैरामीशिया हमें यहाँ प्राप्त हो जाते हैं। ऊपर वाली सेल प्रोटर और नीचे वाली सेल को ओपिस्थे कहा जाता है। ये धीरे धीरे साइज में यहाँ ये वृद्धि करती है, और अब ये दोनों जो डॉटर सेल होती है वो मदर सेल के समान ही होती है। इस प्रकार से हमें 2 डॉटर पैरामीशिया यहाँ प्राप्त हो जाते हैं। बाइनरी फिजन की जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट होने में 20 मिनट्स लगते हैं, ये अभी हमने पढ़ा था, और इस प्रोसेस को 24 आवर्स के बाद में या 24 आवर्स में 2 या 3 बार इसे रिपीट किया जा सकता है। तो इस तरह से ये तीव्र गति से यहाँ पे पैरामीशियम रिप्रोडक्शन शो करता है, और इस तरह से ये अपनी संतति को बनाए रखने के लिए बाइनरी फिजन की सहायता लेता है। थैंक यू। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे
कॉन्जुगेशन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से पैरामीशियम रिप्रोडक्शन करता है। थैंक यू।